नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंचने की वजह से युवाओं के बीच वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो सका था। शनिवार को बिहार को 3.5 लाख डोज मिलने के बाद सरकार ने रविवार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार रविवार से 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दी है। इसके लिए जरूरी वैक्सीन की 3.5 लाख डोज बिहार को मिल चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं में टीकाकरण को लेकर रविवार को खासा जोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहीं टीकाकरण के बाद युवाओं ने खुशी प्रकट करते हुए बताया कि टीका का उन्हें काफी दिनों से इंतजार था। आज इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने बाकी युवाओं के लिए मैसेज देते हुए कहा कि आप लोग भी आगे आकर टीका जरूर लें। 28 को रजिस्ट्रेशन किए थे, कल रजिस्ट्रेशन चालू है अपॉइंटमेंट का, तो कल बुक कर लिया। फर्स्ट डे ही है 18 प्लस का, तो आज मिल गया। क्या मैसेज रहेगा? यूथ बड़ी संख्या में है, देना चाहिए, सही है। वैक्सीन को लेकर के किसी भी तरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो पहले भी बहुत लोग बता चुके हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अच्छे से लिए तभी दोनों डोज जितने जल्दी हो जाए उतनी जल्दी लोग सुरक्षित रहेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? युवा एकदम ले, जितने भी लोग हैं सबको लेना ही है। नहीं लेंगे तो फिर 85-90% तक सुरक्षित हो जाएंगे दोनों वैक्सीन ले, जो भी लोग वैक्सीन ले। मैं तो कहूँगी कि सबको लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ सही हो सकता है देश का। मैं सपोर्ट करूँगी कि सबको लेना चाहिए। और कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब फील भी नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ होने के बाद। कितने उत्साह है, काफ़ी इंतजार करना पड़ा। हाँ 1 तारीख से शुरू होने वाला था, वैक्सीन नहीं था, 9 से शुरू हाँ, हुआ। वही तो, अभी वैक्सीन है पर लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि सब लोग आए और वैक्सीन ज़रूर लें। अन्य युवाओं से क्या मैसेज रहेगा? मतलब वैक्सीन लें और देश को जल्दी से कोरोना से खत्म करें। मैं यही कहूँगी। 18 से 44 का वैक्सीनेशन सरकारी निर्देश के आलोक में आज से प्रारंभ किया गया है। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है और प्री रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उनको स्लॉट दिया जाता है कि आपका वैक्सीनेशन कहाँ होगा, और आकर के वो अपनी सुई लगवा रहे हैं। कितने सेंटर बनाए गए हैं पूरे जिले में? आज मुजफ्फरपुर में 16 पीएससी में एक सेंटर है, सदर में 1 है, 4 यूपीएससी में है, 1 रेड क्रॉस में है, और हंगामा को मतलब कंट्रोल करने के लिए अस्पताल की भी व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इसलिए अभी तक 12 ब्लॉक में हम लोग अस्पताल से अलग स्कूल में अपने वैक्सीनेशन केंद्र को लेके चले गए हैं। और हम लोग मुजफ्फरपुर का भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको कोई अच्छा जगह मिलेगा तो हम सदर अस्पताल से बाहर इस टीका केंद्र को लेके जाएंगे। 18 प्लस के साथ साथ 45 प्लस वालों का भी टीकाकरण। 45 वाले का तो पहले से चल रहा है, वो आएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। कुछ केंद्रों पर कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 18 प्लस वाले को ही दिया जाएगा, जैसे कि रेड क्रॉस है या ये स्लॉट सिर्फ 18 प्लस के लिए है, 45 वालों को नहीं दिया जाएगा। वह जो स्लॉट अलॉटेड है उसमें जो स्लॉट में किया है उसमें मात्र केवल 18 से 44 का ही स्लॉट में शो करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग को लेकर मचे हाहाकार के बीच जिले को स्वास्थ्य मुख्यालय से रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट होने के बाद रविवार को सदर अस्पताल में वितरण शुरू किया गया। इंजेक्शन आने के बाद भी इस पर स्वास्थ्य मुख्यालय का पहरा है। मरीजों को किस प्राथमिकता के आधार पर इंजेक्शन दिया जाएगा, यह मुख्यालय से जारी गाइडलाइन के आधार पर तय किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने इंजेक्शन के वितरण के लिए चिकित्सकों की एक टीम बनाई है, जो अस्पतालों की ओर से हुई डिमांड के अनुसार उस मरीज की जांच कर रही है। अगर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद आवश्यकता होगी तभी उसे दिया जा रहा है। रेमडेसिविर के लिए 4 दिनों से लोग परेशान थे। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल स्थित सेंट्रल गोदाम में इंजेक्शन को रखा गया है। गुरुवार से रेमडेसिविर के लिए आ रहे हैं, कोई बताने वाला तक नहीं है कि कब मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, जिसको लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। डॉक्टर लिख दिया
यही था कि प्राइवेट में मिल नहीं रहा था, तो मतलब यहाँ सरकारी में था, तो डेली सुबह से रात, कल भी सुबह 8 बजे आए थे, तो रात में 7:30-6 बजे तक बंद करके चला गया। उसके बाद यहाँ से गए हैं। कितना दिन से यहाँ आ रहा है? 2 दिन से हम 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन और लोग जो पहले था वो बता रहा था कि 3 दिन से यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है कि मतलब हमारा 2 पेशेंट था, एक एक्सपायर भी कर गया है। यहाँ पर आज क्या आश्वासन मिला? आज आया है, तो आज बट रहा है। परेशानी क्या बताएं आपको। देखिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है 7 तारीख का, 9 तारीख आज हो गया, पेशेंट मर जाएगा, फिर दवाई आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मीडिया में जिसको जहां बताना है बता दीजिए। लाचार हालत, बीमार सरकार। कितना दिन से आप यहाँ 3 दिन से लाइन में सवेरे से लेकर रात के 9 बजे तक लगते हैं। ठीक है, दवाई नहीं है, मिलाप है, दवाई लेके जाइए। तो 75 आज दिया गया है, कल 12 लोगों को दिया गया था। रात में 8 बजे मेरे पास पहुंचा था घायल 500। तो कुल कितने सदर अस्पताल के को प्राप्त हुए थे और कितने का वितरण हो चुका है? 500 कल हम लोगों को मिला था, जिसमें अभी तक हम लोग का आइडियली 170 के करीब वितरण हो चुका है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव में ट्रेनी डीएसपी सुमन कुमार के नेतृत्व में सकरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर संजय ठाकुर के ससुराल से 4000 रैपिड एंटीजन किट को बरामद किया। संजय ठाकुर के साथ लव कुमार नामक एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं 4000 एंटीजन किट बरामदगी मामले के तार सदर अस्पताल के सेंट्रल स्टोर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। रविवार को ट्रेनी डीएसपी सुमन कुमार दलबल के साथ सदर अस्पताल के सेंट्रल स्टोर पहुंचे और एंटीजन किट की वितरण पंजी को खंगाला। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि अनुसंधान जारी है, मामले में और कई नाम सामने आ सकते हैं। सदर अस्पताल के कर्मचारी संजय ठाकुर के ससुराल से भारी मात्रा में एंटीजन किट बरामद हुए हैं। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आधा दर्जन निजी नर्सिंग होम के साथ सदर अस्पताल और सकरा के लैब टेक्नीशियन को भी गिरफ्तार किया गया है। हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है और उसके पास से 4000 के आसपास पे एंटीजन किट मिले हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र है और ये सारा और सामान है जो मेडिकल यूज़ के लिए, कोरोना यूज़ के लिए रहता है, वो मिला है। इसमें अभी तक के 4 लोगों को अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे कार्रवाई की। बड़े नेक्सस होने की भी बात आ रही है। जो अभी तक के नज़र आया है और इसने जो बताया है कि इसने हॉस्पिटल स्टोर से जो है इन चीज़ों को वहाँ से निकाला था, उसके बाद में एक एम्बुलेंस के जरिए इसको सकरा में पहुँचाया और आगे की कार्रवाई उसमें फिर पुलिस ने को जो सूचना मिली तो सकरा पुलिस को, डीएसपी ईस्ट को, उसके दौरान ये कार्रवाई की गई है। सदर अस्पताल की कोई भूमिका दिख रही है? अभी तक के जो दवाई है वो उसमें हम लोग सारी चीज़ें फैक्ट्स निकाल करके उसके बाद में उसमें एफआईआर होगा। आगे किसी तरीके का जो इन्वेस्टिगेशन होगा। आवासीय परिसर से एम्बुलेंस बरामद मामले में पप्पू यादव और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के विवाद में रूढ़ी के समर्थन में बीजेपी सांसद अजय निषाद उतर गए हैं। अजय निषाद ने कहा कि लोकप्रियता के लिए पप्पू यादव ऐसा कर रहे हैं, जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा 80 एम्बुलेंस अपने सांसद निधि से उपलब्ध कराया गया है, जिससे छपरा के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे में 15 से 20 एम्बुलेंस ड्राइवर के अभाव में खड़ी थी। अजय निषाद ने कहा कि पप्पू यादव मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि 100 साल में भी कभी पूरा नहीं होने वाला। इधर कोरोना महामारी के वक्त अजय निषाद को गायब हो जाने वाले बयान को लेकर सांसद ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, पप्पू यादव जनाधार वाले नेता हैं, अभी चुनाव हार गए हैं, अपना पार्टी खड़ा किए हैं, विधानसभा में उनका हर्ष जो है बहुत खराब रहा है। लेकिन पप्पू जी निर्दलीय भी सांसद रहे हैं, पार्टी से भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जनाधार वाले भी नेता हैं। लेकिन उनका ये जो हरकत है वो कहीं से अच्छी हरकत नहीं है। रूढ़ी जी ने सांसद निधि कोष से लगभग 70 एम्बुलेंस खरीदे थे, उसमें 18-19 के एम्बुलेंस जो है उनके परिसर से बरामद हुआ है। लेकिन करीब 40 या 45 एम्बुलेंस तो उनके लोकसभा में चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, वर्ष 2019 से चल रहा है। तो 2019 से जो एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है और उस संचालन के वजह से हज़ारों जो मरीज बचे हैं, चाहे वो छपरा जाने के क्रम में, चाहे पटना जाके इलाज के क्रम में जाके जो उनका मरीज का जो सुधार हुआ है उसका चर्चा तो कोई चर्चा किसी के यहाँ पकड़ा जा रहा है, एडमिशन की सुई मिल जा रही है जी, तो उस पर आपदा का केस हो जा रहा है। जी, और सांसद के यहाँ 20 एम्बुलेंस है, तो आप बोल रहे हैं कि वो सराहनीय है, वो अच्छे हैं,
नहीं, हम जो कर रहे हैं कि हम जो निगेटिव पहलू आप चर्चा कर रहे हैं तो उसके साथ पॉजिटिव पहलू भी तो चर्चा होनी चाहिए। अब 19 साल जो एम्बुलेंस बरामद हुआ है उसके बारे में अपना रूडी जी बयान देंगे, लेकिन मेरा जो सोचना है कि जो अच्छी बातें हैं अधिकारी के नाते आप क्या कहेंगे? पार्टी के वही तो हम बता रहे हैं कि जो एम्बुलेंस बरामद हुआ है तो उसके में जो 40 एम्बुलेंस जो चल रही हैं जिसके कारण हजारों मरीज की जान बची है उसका भी चर्चा होना चाहिए ना। हमारे लोकसभा मुजफ्फरपुर में देखिए एम्बुलेंस का अभाव है और किराए में लगातार जो है मनमानी लोग 25,000 से लेके 20,000 तक किराया ले रहे हैं, 5,000 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का। कम से कम छपरा लोकसभा में तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया एम्बुलेंस का मनमानी का, इसलिए कि वहाँ एम्बुलेंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वो भी तो पॉजिटिव बात देखने की ज़रूरत है। पप्पू यादव काहे कर रहे हैं? पप्पू यादव चूँकि उनको अपना पार्टी चलाना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, अभी तक 2-3 साल लगेगा उनको मुख्यमंत्री बनने में, तो अपना पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा काम करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइटेड हो, इसी क्रम में वो करते हैं। कोरोना के कहर के बीच आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और युवाओं में इसको लेकर बेहद उत्साह है। वहीं कोरोना के टीका का दूसरा डोज लेने सदर अस्पताल पहुंचे सांसद अजय निषाद ने डोज लेने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने देश के लिए सभी देशवासी जरूर कोविड वैक्सीन लें। वहीं इशारे में भाजपा के सांसद अजय निषाद ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार अपील कर रही थी, लेकिन विपक्ष और इसका विरोध करने वालों की अब बोलती बंद है और वे सब अब खुद से लाइन में लगकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन को लेकर जो एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि वैक्सीन में खराबी है, साथ ही कहा कि अब देश में वैक्सीन की रफ्तार तेज हो गई है, सभी जगहों पर अधिक मात्रा में इसको उपलब्ध करा दिया गया है और वे खुद भी इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आम लोग भी अब वैक्सीन लेकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज मैं सेकेंड डोज लेने आया हूँ और सरकार का भी आज देखें कि बयान आया है कि 9 लाख वैक्सीनेशन जो है जो 18 से जो 45 के बीच के लोग हैं उनको आज से शुरुआत होना शुरू भी हो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुजफ्फरपुर में शुरू भी हो गया। तो जितने लोग जो पहले दुष्प्रचार कर रहे थे, लोग को भ्रमित कर रहे थे, आज देख रहे हैं कि वो लोग भी लाइन में लग के टीका ले रहे हैं। थोड़ा सा जो कोरोना का टीका लेने में जो गति धीमा हुआ, तो जो लोग पहले से इसका दुष्प्रचार कर रहे थे कि मोदी का टीका है, ये बीजेपी का टीका है, टीका का लेने से नुकसान हो जाएगा, ये खराबी है, वो खराबी है, अब सारे लोग का भ्रम इसमें दूर हो चुका है। सभी लोग से हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि जीवन अनमोल है और सरकार का जो दिशा निर्देश है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो टीका है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आने वाला 2-3 कंपनी का और टीका है, जो टीका आपको सरकार दे रही है उसको आप स्वेच्छा से लीजिए और कोरोना में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाइए। अभी भी टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है, अपील करें। नहीं, हम तो लगातार देखिए, हम तो दिल्ली में भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, लेकिन लोग में अवेयरनेस जगे, इसलिए हम अपना टीका जो है यहाँ के सदर अस्पताल और सभी लोग कोरोना से बचाव जो है वो टीका ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो लोग भी भ्रम फैला रहे थे अब अपने अपने बिल में छुप गए हैं और सभी लोग धीरे धीरे, खासकर जो युवा वर्ग है उसका मैं आभार प्रकट करूंगा कि जैसी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, करोड़ों के संख्या में युवा लोग जो है अग्रणी भूमिका में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और सरकार भी इसमें पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको हम यथाशीघ्र जो है टीका उपलब्ध कराएं। आपको सोशल मीडिया पर मैं हर रविवार को अपने मुजफ्फरपुर कार्यालय में उपलब्ध रहता हूँ, मोबाइल भी मैं अपना खुद ही उठाता हूँ। अभी जो है कि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग जो है अभी घर में हैं, काम धंधा तो किसी को है नहीं और कुछ लोग क्या खासकर जो सोशल मीडिया फेसबुक में चलाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। उनका काम ही रहता है कि किसी को उल्टा सीधा लिखना और अपना डिप्रेशन दूर करना, तो उनका भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि लगातार मेरे बारे में लिखते रहें, खोजते रहें, हमारा जो काम है वो हम करते हैं। पटना का कोविड अस्पताल शुरू हो गया है DRDO के पहल पर, यहाँ भी जल्दी शुरू होगा, काम चल रहा है। अब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कब तक शुरू होने की संभावना? लॉकडाउन की वजह से आंकड़े तो कमे हैं और जो 15 तारीख तक है, आंकड़े कमे होने की वजह से कम टेस्टिंग भी है, टेस्टिंग भी कम हो रही है, पहले 5,000 होती थी, हो रही है। सारे लोग जो है देखिए, सारा चीज़ जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में।
जरा भी आपको कोरोना का कोई भी लक्षण है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अखबार के माध्यम से हो, हर जगह सरकार जो है विज्ञापन दे रही है कि हल्का भी माइल्ड आपका अगर गला में खराश आता है, बुखार आता है, बदन में दर्द आता है, तो आप कोरोना का लक्षण का इलाज तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और इलाज शुरू कर दीजिए। जहाँ लोग 4-5 दिन तक अंठिया देते हैं और नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हीं का केस खराब होता है, उन्हीं को ज़्यादा परेशानी होती है। ईद पर्व को महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। मौका हो ईद का और सेवई की बात ना हो तो फिर ईद का मजा ही फीका पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं हाफिज जी के हाथ से बने लच्छे की। जी हाँ, हाफिज जी के हाथ के ये लच्छे मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में खूब डिमांड में हैं। अपने हाथों के जादू से 30 वर्षों से भी ज्यादा से सेवा दे रहे ब्रह्मपुरा निवासी अबुल हसन ने बताया कि ये लच्छे मशीन से नहीं बल्कि हाथ से बनाए जाते हैं, जिसे शुद्ध घी और डालडा में डिमांड के अनुसार ग्राहक को बनाकर दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार लॉकडाउन के कारण बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार होम डिलीवरी की भी सुविधा रखी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके। बस फोन करने पर उनके घर पर हाथ से बना लच्छे की डिलीवरी कर दी जाएगी। ईद को महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और बात हो ईद की और हाफिज जी के लच्छे की बात ना हो तो फिर ईद भी छूने पड़ जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ब्रह्मपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हाफिज जी का हाथ लच्छा यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। और इस बार इस लच्छे में खास ये होगा कि घर घर होम डिलीवरी भी की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन है। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे हाफिज जी का लच्छा लेने के लिए वो होम डिलीवरी करवा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से कारीगर जो हाथ लच्छा है, हाथ से ये स्पेशल लच्छा ईद के समय ही बनाई जाती है, जो कि खास मानी जाती है ईद पर्व को लेकर। काफ़ी संख्या में कारीगर यहाँ पे लगे हुए और देख सकते हैं कि हाथ लच्छा वो तैयार कर रहे हैं। खुद यहाँ पे जो इनके ऑनर हैं अबुल हसन, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में इस बार बिजनेस पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन है, क्या कुछ असर पड़ा है? इस बार बिजनेस पर सबसे बड़ा असर महंगाई का है। डालडा, रिफाइन, घी वगैरह जो भी इसमें सामान इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। जस्ट पिछले साल से दुगुना दाम डालडा रिफाइन का हो गया है, जिस कारण जो है जिस तरह का रेट बढ़ना चाहिए वो जो है रेट बढ़ा नहीं पाए। और सबसे बड़ा जो भी रेट था वो उसमें चलने का जो बिजनेस परफेक्ट जो मेरा था, जितना बिजनेस होना चाहिए नॉर्मल लच्छा का, और इसी का एक माकुती मैं निकालता हूँ, वो छोटे साइज का होता है, वो 240 रुपए का है। और घी का आधा किलो 1 किलो का डब्बा पैकिंग करता हूँ घी का लच्छा, जो 200 रुपया में हाफ केजी का पैकिंग है, 400 रुपया में 1 केजी का पैकिंग है। किन्हीं को लेना चाहे तो वो कैसे संपर्क करेंगे? वो हमारा जो है पूरे व्हाट्सएप पर, पूरे मोबाइल में जो है सोशल मीडिया पर, हाँ सोशल मीडिया पर हमारा जो है सब पता है, सारा चीज़ है। लोग कांटेक्ट करते हैं और उनको मैं माल डिलीवरी करता हूँ। अभी लॉकडाउन का मामलात है तो इसमें होम डिलीवरी का भी मैं सिस्टम रखा हूँ, इससे लोगों को आसानी हो। लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें बिजनेस में तो इतना गिरावट आई है कि जिसका मैं बात नहीं बता सकता हूँ। हमारा तो इस बार चूंकि ये कॉस्टली आइटम है, इसमें बहुत मेहनत है। अब मशीन का काम इंसान कर रहा है हाथ से, तो स्वाभाविक बात है कि समझदार जो लोग हैं वो समझेंगे कि क्या मेहनत हो सकता है, इतना बारीक इतना पतला किस तरह करता है आदमी, क्या इसमें लेबर कॉस्ट होता होगा, कितनी मेहनत होती होगी, ये सब का अंदाज़ा तो आदमी खुद लगा सकते हैं कि हैंडलूम काम और मशीन के काम में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से लेकर के जो इस बार का बिजनेस है बहुत ही दयनीय स्थिति में हम हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है, सीजन का काम है। और बताइए मतलब जो हाथ लच्छा बनाते हैं कैसे तैयार किए? देख रहे हैं कि बड़ा सा यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा हुआ है, कैसे इसको तैयार करते हैं, क्या क्या डालते हैं, कौन कौन सा तेल का इस्तेमाल करते हैं? ये हम जो लच्छा जो बनाते हैं, इस लच्छा में डालडा जो सबसे बेहतरीन डालडा होता है मैं उसका यूज करता हूँ। रिफाइन पंप वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। कम दाम का जो रिफाइन आता है, जो टैंकर के द्वारा भी आता है, नेपाल जो टैंकर जाता है उसके, इससे जो है
वो सब तेल में हमारा वो सब रिफाइंड में काम नहीं होता। मेरा सोया रिफाइंड में काम होता है, जो सोया रिफाइंड बेहतरीन रिफाइंड होता है। और इसको जो इससे हम लच्छा तैयार करते हैं लोग खाते हैं। और हमारा लच्छा का मेन ये है कि हम बेहतरीन क्वालिटी देना चाहते हैं। कोई चूँकि हम नया नहीं है, हम इस लच्छा को 1988 से मैं बना रहा हूँ और 1988 से लेकर के आज तक के मैं बना रहा हूँ। और इसको बेहतरीन लच्छा बनाने के कारण आज मैं इतना नाम कमाया हूँ। और हमेशा हमारे ही लच्छा से इतनी पहचान है कि हमारे लच्छा को कोई 10 किलो नहीं कीने, लेकिन 1 किलो जरूर कीनते हैं अपने यूज के लिए। कीमत क्या होती है घी? देख सकते हैं ये जो है घी का लच्छा है, ये जिसको लोग दूर दराज से भी ले जाते हैं, यहाँ से मुजफ्फरपुर से बाहर भी इसको ले आते हैं। कीमत क्या रखे हुए हैं इसका? कीमत और लोग जो है देखा देखी में बहुत जो है लोग इसको नकली तौर पर कम दाम में भी बना करके मार्केट में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं आजकल, जिससे जो है फिर भी ग्राहक जो है हमारे ही लच्छा खोजता है। कुछ लोग दूसरे का भी लच्छा मेरे ही नाम पर कह करके बेच देते हैं, उसका शिकायत भी आता है। हाफिज जी, हाथ लच्छा वाले को आप सुन रहे थे। बड़ा मशहूर इनका बरमपुरा में दुकान है, जो कि लॉकडाउन के कारण अभी बंद है। ये घर से ही होम डिलीवरी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जो सीजनली होता है, जो लच्छा को बनाने का सिलसिला इनका लगातार जारी है। बाज़ार में इनके द्वारा बताया गया कि कई कॉपी लच्छा बनाकर बेचा जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इनका जो लच्छा है वो पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में मशहूर है और होम डिलीवरी की सुविधा इस बार दे दी गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुजफ्फरपुर जिले के सिविल सर्जन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र में चल रहे निजी अस्पताल मेडिका के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। निजी अस्पताल द्वारा एक मरीज के परिजन को बिना प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर दी गई, जिसके बाद मरीज के परिजन द्वारा दिए गए नंबर पर जब सिविल सर्जन ने खुद से बात की और अस्पताल प्रबंधक को हड़काने के बाद अहियापुर थाना को मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का पत्र भी जारी कर दिया। पूरे मामले को लेकर CS डॉक्टर SK चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल का पहले भी कई कंप्लेन मिल चुका है। कई बार पत्र ADC के नाम से सिर्फ मरीज का नाम और आधार नंबर लिखकर भेज दिया जाता है, जिस पर शक हुआ तो बात किए और अहियापुर थाना को FIR दर्ज कर कार्रवाई करने को पत्र लिखा गया है। साथ ही इसकी सूचना DM और SSP को भी दे दी गई है। देखिए, हम लोग आपको पहले भी बताया है कि एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जो है वो इंजेक्शन हम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। खास करके सिविल सर्जन के लिए स्तर से जो है प्रतिदिन इसके बारे में 200 से 300 फ़ोन आते हैं कि सर सुइया है कि नहीं है, और इसको लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और अभी जो है एक मेडिका हॉस्पिटल का पुर्जा आया, जिसमें एक पेशेंट लेकर के आया। उस पेशेंट का नाम और आधार कार्ड नंबर लिखे हुआ है और ADC के नाम से लिखा हुआ है कि इनको जो है इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो पहले भी उसकी शिकायत मिल चुकी थी, हम लोग के संज्ञान में था। आज हमको लगा कि ये जो दवा जो है पेशेंट के लिए नहीं मंगा रहा, अपने हॉस्पिटल के लिए मंगा रहा है, इसलिए मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को भी लिखा हूँ और अपने उच्च पदाधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय और SP को भी नहीं। इस तरीके के और भी सर निजी अस्पताल चल रहे हैं जो अपने मनमाने, हम लोग आज भी जांच देखे हैं, कल भी उम्मीद है कि देखेंगे। ये कार्यक्रम चलते रहेगा 4-5 दिन तक, जब तक कि सभी अस्पताल को हम लोग देखेंगे, छानबीन करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ जो कोविड का अस्पताल है। बहुत तरह की शिकायतें हैं, ज़्यादा पैसा लेने का शिकायत है, इंजेक्शन के बारे में भी शिकायत है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी घटा रहता है। पेशेंट का कंप्लेन आता है कि होता है रात में कि पेशेंट की ये हॉस्पिटल का जो है प्रबंधक बोलेगा कि ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, हमारे मरीज़ को उठा करके ले जाइए, आप अपने मरीज़ को उठा के ले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी को लेकर के परसों 6 तारीख को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी और सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे एक एक करके पूछा गया था कि आपको कितने सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके मुताबिक जो है हम लोग
वहाँ पर ये ड्रग कंट्रोलर भी थे। सारे लोग बैठ करके हम लोग उसका ये किए, फिक्स किए थे कोटा कि इनको कितना दिया जाएगा ताकि इनको मरीज जो भी इलाज में जा रहा है उनको दिक्कत नहीं हो। रविवार की शाम औराई के अभिमानपुर गांव में बिजली गिरने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान उसी गांव के 55 वर्षीय घोगन राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक भैंस चराने को लेकर चौड़ में गया हुआ था। उसी दौरान तेज आंधी बारिश शुरू हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वृद्ध व्यक्ति घोगन राय की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना हुआ है जब मवेशी चराने गया था ना, तो बारिश के संभावना आया था। बारिश हल्का हल्का बारिश हुआ, उसी में मान के चलो तरका तो हमारे बाबूजी के देह पर तरका गिर गया, उससे जल गया था और माथा भी जला था हल्का हल्का। आप पीठी पर के सारे मान चमड़ा उतार के डाल पहुंचे तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? पहुंचे थे तो साफा मर्डर हो गया था, खत्म। कैसे सूचना मिली आपको? किशनदेव राय गया मजना में था ना, भैंस चराते थे तो वही आके यहाँ खबर दिया था। हम लोग गए थे तो हम कहे जिंदा होगा, मर गया तो मर गया था। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? सर मांग तो ये करते हैं जब उसको कोई गाड़ी में पर्सनल में मुआवजा। कहाँ सूचना दिए हैं आप? अभी तो थाने पर दिया सूचना और कहाँ पर दिया। वज्रपात से मृत्यु हुआ है। युवक की पहचान? युवक की पहचान है घोगन राय, अभिमानपुर के रहने वाले हैं। चौर में गए थे शायद जानवर चराने, क्या वहीं वज्रपात से मृत्यु हुआ, पूरा शरीर जला हुआ है। आगे की प्रक्रिया क्या की जा रही है? आगे की प्रक्रिया पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। आगे की प्रक्रिया चालू है, जांच की जा रही है। सब देखने से क्या प्रतीत हुआ है? प्रतीत तो होता है कि पूरे शरीर जला हुआ है, प्रतीत होता है कि वज्रपात से ही मृत्यु हुआ है। सकरा थाना क्षेत्र से एक बाहुबली की हत्या की साजिश में शामिल 4 संदिग्ध युवकों को विशेष टीम ने हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जेल में बंद अपराधियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इसके लिए सुपारी भी दी गई थी, मगर इसके पूर्व ही पुलिस के सर्विलांस टीम ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर छापेमारी कर इन सभी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों युवकों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए चारों युवकों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी तक के जो हम लोग के पास में सूचना मिली है, इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि हथियारों के साथ में एक व्यक्ति की सकरा थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर में जिसकी हत्या का प्लान बना रहे थे और उसके बाद में इन लोगों को उसकी हत्या करनी थी। इस दौरान पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया और अभी रेड जारी है। आगे की सूचना पकड़े गए लोग मतलब ये कैसे? इसमें से जो लोग पकड़े गए हैं ये पहले भी जेल जा चुके हैं। इसमें से जो मुख्य सरगना है, जेल से इसकी साजिश रची गई थी और जिनका लिकर माफिया से भी कनेक्शन है। इसके अलावा जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग पहले से भी जेल गए हुए हैं। हम लोग उनके क्रिमिनल हिस्ट्री आगे। कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन मजा है, तो ऐसे लोगों के कारण कुछ लोगों के लिए सजा साबित हो रहा है। ऐसा ही वाकया दीवान रोड निवासी विनय कुमार के पुत्र सन्नी के साथ हुआ। शनिवार को पिछले 1 सप्ताह से बीमार अपने पिता की दवा लेकर आने के क्रम में हरिसभा चौक पर नगर थाने की पुलिस के द्वारा सन्नी की जमकर पिटाई कर दी गई। हालांकि सन्नी ने बताया कि उसने दवा और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी पुलिस को दिखाया था, पर पुलिस वाले प्रिस्क्रिप्शन देखकर और भड़क गए। बुरी तरीके से घायल सन्नी का इलाज निजी चिकित्सक के द्वारा किया गया। सन्नी के माता पिता का कहना है कि बेवजह घूमने वालों के साथ हो तो अच्छा है, पर किसी जरूरी काम से जाने वाले के साथ ऐसा करना कहाँ का इंसाफ है। गए थे पापा का दवाई लाने, तो 2 दवाई मिल चुका था, 1 दवाई और बाकी था। तो सामने एक मेडिकल की तरफ हम बढ़े ना, तो पुलिस वाले रोक लिए। तो उनको सब कुछ दिखाया। हम पहले दूर से ही बोल दिए कि मेरे पास पूजा दवाई है, सामने से दवा लाने जाना है। फिर भी रोक लिया और डंडा से मारने लगे। जब हम बोले कि मोबाइल निकाले बात करवाए तो 2 लोग मारने लगे। पुर्जा दिखाने के बाद छोड़ा नहीं? नहीं, और मारने ही लग गए। मेरा खुद 1 हफ्ते से तबीयत खराब चल रहा है और मैं अपने कल लड़के को दवा लाने के लिए भेजा, तो वो हरिसभा चौक पर से दवा लेकर लौट रहा था। तो किसी थाने की पुलिस जीप खड़ी थी, इसको रोका तो ये रुक गया
रुकने के बाद अंदर से 2 पुलिस वाले ने निकला और बिना पीछे हुए इसको दादाधर 10-15 लाठी पहले मारा। तो फिर इसने दिखाया कि देखिए मेरे पास दवा है, पुर्जा है, पापा का दवा लेने के लिए निकले हैं, आप हमको क्यों मारे हैं। तो फिर और मारने लगा इसको और मारते मारते रोड पर लिटा दिया इसको। 15 मिनट के बाद ये उठ के ये लड़का रोते हुए घर पे आया और दिखाया। हम लोगों ने इसका पीछे का फ़ोटो भी खींच कर कल हम लोगों ने मीडिया में भी डाला था और प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी मिला है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई हमको रिपोर्ट नहीं मिला है कि क्या कार्रवाई की गई है। पुलिस वाले को चिन्हित करके उनको दंडित किया जाए, यही प्रशासन से हमारा अनुरोध है। मुजफ्फरपुर जिले के सदातपुर गांव स्थित NH 57 दरभंगा 4 लेन के किनारे फेंके गए कचरे के ढेर में रविवार की सुबह अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते काफी दूर तक फैले कचरे में आग लगने से धुआं के धुंध से NH पर कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। धुआं पूरे सड़क पर इस प्रकार से फैला हुआ था कि आने जाने वाले राहगीरों के वाहन की रफ्तार धीमी हो जा रही थी। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा पिछले कई महीनों से यहां कचरे को डंप किया जा रहा था। इस कचरे में किसी ने आग लगाकर उसे मिटाने की नाकाम कोशिशें तो की, लेकिन उनको क्या पता कि आग लगाने के बाद स्थिति क्या होगी। कचरे के ढेर से उठ रहे धुंध न जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रित करती है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस जहरीले धुआं से लोग दहशत में थे। ग्रामीणों ने बताया कि आग कल से ही सुलग रही थी। आज सुबह काफी तेज हवा के कारण आग की लपटें तेज हो गई और देखते ही देखते बड़ी दूर तक फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि कचरे के ढेर में अस्पताल का मेडिकल कचरा, कोविड टेस्ट की किट, ग्लव्स, PPE किट और अन्य सामग्री ऐसे ही फेंके गए हैं। संक्रमण के दौर में ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। आग बुझाने पहुंची CISF के असिस्टेंट कमांडेंट तीरथ सिंह ने बताया कि यह बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसमें PVC प्लास्टिक है जिसके जलने से जहरीला धुआं निकल रहा है। यह गैस मानव के लिए घातक है। अनजाने में लोग ऐसा करके खुद को फंसा लेते हैं। ऐसा कचरा सड़क किनारे नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक उनका प्रयास जारी रहेगा। सूचना है कि भाई कल से ही अपने आप यहाँ आग लग गया और आग का लपेटा इतना ज़्यादा है कि हम सब परेशान हैं। NH 57 दरभंगा बाईपास सुधा डेयरी के जस्ट पीछे एक तो नगर निगम वाला कचरा का डंपिंग कर करके हम लोगों को जीना दुश्वार कर चुका है, और दूसरा में ये आग, और तीसरा मुसीबत ये है कि अभी कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं और ये PP किट का सारा अंबार इसी जगह नगर निगम वाले कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग का जो भी पेड़ पौधा है वो सब जल रहा है, सूख गया, और ये अभी बहुत विकट परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ना तो अभी हमको किसी दमकल का सहारा मिला है, ना कोई प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है, और ना ही कोई हमारे कोई प्रतिनिधि है एक बार भी हमें देखने आए। आग लगने का कुछ कारण पता चला? आग लगने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग कल से देख रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा है। कल से ही हम लोग इससे आग के लपेटे से अति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उस पर काबू पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है, लेकिन अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ हम लोग को पता चला 3 बजे भोर में कोई सिगरेट ये सब ये फेंक करके मतलब जो है पीने के कारण में वो सब जल गया आग अचानक, और यहाँ से दम धुआं निकलती है, दम मतलब घुटता है, दम घुट रहा लोग, दम घुट रहा है यहाँ पर मोटर आती। अचानक यहाँ पर कोई आ करके कोई लैट्रिन या बाथरूम सोच के मतलब आती से रुका, ड्राइवर यही सब है, और अचानक उसमें बीड़ी उड़ी पी करके फेंक दिया, अचानक आग लग गई। यही यहाँ पर घटना हुई और धुआं ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ज़्यादा आग लग गई कचरा में। किस प्रकार की स्थिति थी गाँव में? गाँव में अफरा तफरी की माहौल हो गया था यहाँ पर, और कुछ लोग चक्कर खाए बेहोश हो गए। सड़क की क्या स्थिति थी? सड़क धुआं पूरा सड़क पर था। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रहा था जी धुआं से। हमको तो सूचना मिली थी कि लोगों के दम घुट रहे हैं, ऐसा डेंस स्मोक है कि लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। 2-3 आदमी गिरे हैं, हमने निकाले हैं यहाँ से, क्योंकि ये प्लास्टिक जल रही है। इस प्लास्टिक की वजह से क्या, कुछ तो कोरोना की वजह से लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, और कुछ इस डेंस स्मोक की प्लास्टिक PVC की जलने के कारण उसका भी स्मोक जो है पॉइजनस है, और उससे बेहोशी हुआ। 2-3 आदमी को निकाला गया। कैसी आग की जो लपेटे थी कितनी भयावह थी? आग भयंकर थी। आग लोगों को आग की दहशत इतनी भयंकर होगी कि धुआं कहाँ से आ गया इतना,
क्योंकि सारे एरिया में धुआं फैला हुआ है और माल नहीं नुकसान हुआ, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और हेल्थ हजार्ड हो गए हैं। बहुत बड़ा कई लोग बेहोश हो रहे हैं इस धुएं से। ऐसा गांव से मेरे को खबर आ रही है कि गांव के लोग बेहोश हो गए। तो ये गलत तरीके से यहाँ डंपिंग हो रही है, ये यहाँ डंपिंग नहीं होना चाहिए। गांव है पास में, गांव के अनपढ़ आदमी और जो पूरी जानकारी नहीं है प्लास्टिक का धुआं कितना खतरनाक होता है, वो सारे लोग जो हैं बेचैन हैं और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। कितनी मशक्कत लगा है आपको बुझाने में? हमने काफ़ी मशक्कत लगा, हमारे कम से कम यहाँ 15 लड़के लगे हुए हैं। 15 लड़के लगे। कितने देर से यहाँ पे? 2 फायर टेंडर यहाँ लगे हुए हैं, 2 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। एक उधर है, ये 2 एजेंसी लगी है फायर, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगा हुआ है और दूसरा है स्टेट का एक जो लोकल फायर सर्विस है वो भी आई हुई है। कितने देर से आग को आग बुझाने के प्रयास की जा रही है? हम लोग लगे हुए हैं, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हमको हो गया है और अभी जब तक ये आग नहीं पूरा कंट्रोल होगा हम इस एरिया को छोड़ नहीं पाएंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।